आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर इस वक्त हमारा बेहद खास प्रोग्राम नजरिया, जिसमें हम बात करेंगे आज मोदी काबीना की तौसीक के बारे में। मैं नारायण तातुरानी, मैं अनुराग सिंह ठाकुर, मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। तो नजरिया में आज बात होगी तारीखी काबीना तौसीक की। काबीना तौसीक में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 वज़रा की छुट्टी कर दी गई है और इनमें से 6 कैबिनेट वजीर शामिल हैं जिनके पास 12 वजारत की जिम्मेदारी थी, जबकि एक वजीर आज़ाद चार्ज के साथ साथ 5 रियासती वज़रा इसमें शामिल हैं। वज़रा को हटाए जाने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात बताई जा रही है। किसी वजीर को अच्छा मुजाहरा नहीं करने के सबब हटाया गया है, तो कुछ को तंजीम में बेहतर इस्तेमाल के मकसद से। कुछ वज़रा की उम्र ज़्यादा होना भी तरजीह रहा है। मोदी सरकार की दूसरे मुद्दतकार के 2 साल बाद पहली मरतबा इस तरह के वज़रा को बदला गया है। आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से पूरा ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है और काबीना चेंज हुई है। कार्रवाई के बारे में तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। बुध को नए काबीना की तौसीक से पहले 12 वज़रा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इनमें मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, मरकजी लेबर वजीर संतोष गंगवार, मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक, मरकजी वजीर सोशल जस्टिस थावरचंद गहलोत और मरकजी वजीर सदानंद गौड़ा ने ओहदे से इस्तीफा दिया। बुध को ही कैबिनेट वज़रा के अलावा 5 वज़रा मामलिकत ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वजीर देबोश्री चौधरी, वजीर ममलिकत बराए तालीम संजय धोत्रे, वजीर ममलिकत बाबुल सुप्रियो, वजीर ममलिकत रतन लाल कटारिया अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट तौसीक से पहले मोदी सरकार ने सभी वजारतों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी थी और रिपोर्ट्स की चर्चा के बाद ही कैबिनेट तौसीक का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काबीना तौसीक हुई है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं उसके बारे में भी हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, और किन लोगों की छुट्टी कर दी गई है उनके बारे में भी तफसील से हमने आपको समझाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नई काबीना तौसीक हुई है उसका पैरामीटर क्या रहा है, या वो एज फैक्टर है, या फिर परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस है, या फिर ओहदा कुछ और चेंज करते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात है। इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ सबसे पहले करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे ले चलेंगे। शमसी आज़ाद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और साथ ही मनोज कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं, लीडर है कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले शमसी आज़ाद साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो काबीना का विस्तार हुआ है, तौसीक की गई है, उसको आप किस नज़रे से देखते हैं? उस तौसीक को, उस विस्तार को किस परफॉर्मेंस के हिसाब से किया गया है? किस उसका पैरामीटर क्या रहा है? परफॉर्मेंस का आधार रहा है, या नॉन परफॉर्म का आधार रहा है, या फिर एज फैक्टर रहा है? किस बिना पर ये चेंजेस किए गए हैं? शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे बुलाने के लिए। जी, कल जो कैबिनेट का और राजमंत्रियों का फेरबदल किया गया माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान को और विपक्ष को खास तौर से देने के लिए और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देने के लिए जी, ये जो फेरबदल किए गए, इसमें कुछ एज फैक्टर भी रहा है। शमसी साहब हम तक बात पहुंचा रहे थे अपनी, लेकिन टेक्निकली इशू की वजह से वो हमसे अभी फिर से जुड़ेंगे, और तब तक दूसरे हमारे जो गेस्ट हैं उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो आ गए हैं तो अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। जी शमसी साहब। इसलिए उनको जो है निकाला गया। जिस किसी ने भी थोड़ी सी भी लापरवाही की, जिस किसी ने भी अपने काम से थोड़ी सी भी लापरवाही की, उन सभी लोगों को बाहर किया गया। और जो लोग थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए थे, सीनियर हो गए थे, क्योंकि युवाओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और आपने देखा भी कि जो यहाँ पर इजाफा किया गया, जो भी मंत्री बनाए गए हैं, उसमें ज्यादातर 70% जो है नौजवानों को रखा गया, जिनकी उम्र जो है 50 के अंदर है। तो ये इस बात का संकेत देता है कि युवाओं को ज्यादा तरजीह दे रही है नरेंद्र मोदी सरकार, और इंशाल्लाह हम काम पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरी तरीके से हम इस पे अमल कर रहे हैं, और ऐसे ही फेरबदल दोबारा भी किए जा सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि अभी फाइनल नहीं है, इसको अभी आने वाले वक्त में हो सकता है और चेंजेस हो सके। सर, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार जी,
कांग्रेस इस फेरबदल को कैसे देखती है? क्या परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस इसको आधार हम माने, या फिर जो आने वाले चुनाव हैं उसका सियासी समीकरण इसको हम समझे? तिवारी जी। मनोज कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मनोज जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये जो मोदी काबीना का विस्तार हुआ है, ये कैबिनेट की जो तौसीक की गई है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस के हिसाब से, या फिर आने वाले चुनाव के हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं मोदी मंत्रिमंडल के इस नए विस्तार के ऊपर तमाम मंत्रियों को बधाई देता हूँ जी। दूसरी बात है, देखिए भारतीय संविधान की धारा 74 और 77 में इसकी व्याख्या की गई है कि किसी भी राष्ट्र के संचालन के लिए या लोकहित में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रिमंडल के गठन की चर्चा होती है जी। और उसी का एक प्रारूप है ये इस मंत्रिमंडल का गठन। दूसरी बात, आपने कहा चुनावी दृष्टिकोण, मैं निश्चित रूप से बहुत पहले से ये कहते आ रहा हूं कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी खासियत ये है कि 365 दिन और 24 घंटे ये चुनावी मोड में होती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है और इस चुनाव के संदर्भ में यह विस्तार है। इस विस्तार के ऊपर अगर जातीय समीकरण को आधार बना करके कोई भी सरकार अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो ये इस बात का द्योतक है, इस बात के लिए काफी है कि यह सरकार के द्वारा गठित ऐसा मंत्रिमंडल जो चुनावी दृष्टिकोण से रखा गया है और चुनावी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका विस्तारीकरण है। अब मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूं कि कल का जो मंत्रिमंडल का गठन है वो पूर्ववत मंत्रिमंडल से कहीं भी अलग नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए तमाम मंत्री जो हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं कि अगर उनका राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो जनता से जुड़े हुए बहुत कम लोगों को इस मंत्रिमंडल में मौका मिला है। इसलिए जो उनकी कार्य पद्धति होगी, शुरुआती प्रथम दिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का जो तजुर्बा है और मंत्रियों के जो क्रियान्वयन का तरीका है वो इस बात से स्पष्ट है कि आगामी जो कार्य होगा मंत्रियों का या उनके निष्पादन की जो प्रक्रिया होगी वो पूर्ववत होगी और मोदी सरकार असफल साबित होगी। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इसका असर जो है चुनाव के ऊपर भी पड़ सकता है। आपके पास प्रेस लौटेंगे। शमसी आजाद साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन को हम एज फैक्टर के तौर पर गिने या फिर उनको नॉन परफॉर्मेंस के तौर पर गिने, या किस लिहाज से उनको हटाया गया है, वो जरा हमारे नाज़रीन को आप बताएं। हर्षवर्धन जी को जो हटाया गया, देखिए हमारे यहाँ हमने पहले ही कहा था कि हम युवाओं को मौका देने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, आप जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख सकते हैं कि युवाओं को, नौजवानों को पूरी तरीके से मौका दिया जा रहा है। मोदी जी ने हर कदम पर जो है तो देश को बढ़ाने के लिए, क्योंकि युवाओं में थोड़ा सा संचार ज्यादा होता है, काम करने की ताकत ज्यादा होती है। ये सही बात है कि बुजुर्गों में थोड़ा सा तजुर्बा होता है, लेकिन युवा जो होते हैं वो थोड़ा सा उत्तेजना से भरे होते हैं, काम को जो है तो पूरी दृढ़ता से, लगन से और दिल से करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो हर्षवर्धन जी का आप मान लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर जी का मान लिए, या संतोष गंगवार जी का मान लीजिए, जिसका भी इस्तीफा हुआ है, उनको ऐसा नहीं कि पार्टी किनारे कर दिया है, उनकी जगह पर उनसे बेहतर लाने की कोशिश की गई है। और मनोज तिवारी जी की बात से मैं पूरी तरीके से शमसी आज़ाद साहब से फिर से हमारा कनेक्शन टूट गया है, फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो हालांकि तिवारी जी की बात से इत्तेफाक रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वाकई में काबिल तारीफ बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी, क्योंकि जी शायद आज़ाद साहब आ गए हैं। जी ज्यादा साहब मुकम्मल, युवाओं के हित को ध्यान में रखकर हम कोई काम करते हैं और बात का सबूत है। जी ठीक है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। आज़ाद साहब, मनोज कुमार जी, क्योंकि देखिएगा बहुत नज़दीक है 2022 का चुनाव, उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है, और ये तीन ऐसे बड़े राज्य हैं जिसको लेकर कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश से होकर जो लोकसभा की तरीके से गद्दे तक पहुंचा जा सकता है। क्या हम ये मानकर चले कि लोकसभा के अंदर जो सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है, तो सबसे ज़्यादा जो वुज़रा है वो उत्तर प्रदेश से ही कैबिनेट में लिए गए हैं? क्या ये मान कर चल लिया जाए कि सीधे तौर पर जो आप बता रहे हैं कि मोदी सरकार 365 दिन जो है वो सिर्फ चुनावी मोड में रहती है, क्या आप इस बात की पूरी तरीके से तस्दीक कर रहे हैं, ये जो चेंजेस आए हैं? बिल्कुल, जो मूल्यांकन है सरकार का
और सरकार के मंत्रियों का। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना के संक्रमण काल में भारत की जो स्थिति रही, ये बहुत शुरुआती दौर से विपक्ष में होने के नाते मार्च के महीने में माननीय श्री राहुल गांधी जी का संसद में बयान आया था जी। और उस बयान के सरकार को बारंबार ये आगाह किया गया था कि अगर सरकार ने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में भारत में जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए हिंदुस्तान के लिए ये बहुत घातक साबित होगा। और यही हुआ। तो हमारी बातों को ना सुनना तो ये सरकार की दम्भता का परिचायक है। मोदी जी के बारे में हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, एक कहावत है हिंदुस्तान में कि खाता ना वही जो मोदी जी कह रहे हैं वही सही। तो जो मोदी जी के कार्यकाल का और जो क्रियान्वयन का तरीका है वो बिल्कुल ऑटोक्रेटिक है। और उस ऑटोक्रेटिक मंत्रालय के मुखिया के अधीन जितने भी मंत्रीगण थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, उसके ऊपर हमने बहुत बार प्रश्न भी उठाए, चिट्ठियां लिखी गई और डॉक्टर हर्षवर्धन का जो जवाब था या सरकार के अंदर रहने वाले मंत्रियों की तल्ख टिप्पणियां थी सरकार के क्रियान्वयन के ऊपर, तो इस बात के लिए काफी है कि डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्ण रूप में फेल थे और सरकार ने ये साबित भी कर दिया। मोदी मंत्रिमंडल से डॉक्टर हर्षवर्धन का बाहर आना यह इस बात का परिचायक है कि डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य के मामले में मोदी सरकार पूर्णतः सफल साबित हुई है। दूसरी बात, अभी जो वर्तमान के मंत्रीगण हैं उनका क्रियान्वयन भी आपको देखने को मिलेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए रेल मंत्रालय हो या हिंदुस्तान का आपका वित्त मंत्रालय रहा हो, निर्मला सीतारमण जी वर्तमान की वित्त मंत्री हैं, उनको पुनः मौका मिला है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज भारत की वित्तीय स्थिति क्या है ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। 23 मार्च 1992 का दिन याद कीजिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला था और हिंदुस्तान आर्थिक दृष्टिकोण से दिवालियेपन के कगार पर थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आना और उनकी कार्य पद्धति ने हिंदुस्तान। ठीक है, आप बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आए थे तो उसके बाद से जो मईशत है उसमें इजाफा हुआ था। मैं आपके पास फिर से लौटूंगा। शमसी आजाद साहब, एक चीज आपसे भी समझनी होगी, क्योंकि देखिएगा ये बात जग जाहिर है कि हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और पिछले दिनों हमने देखा है कि क्या हालात हमको देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर और गंगा के किनारे रेती पर। हमने वो तमाम चीज़ें देखी है, ऑक्सीजन की कमी, फिर चाहे वो दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो या फिर और अन्य राज्यों के अंदर हो। क्या ये भी एक फैक्टर बनाया है डॉक्टर हर्षवर्धन के जाने का? देखिए, कोरोना की बीमारी जो है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसे हालात नहीं हुए जी। आप जानते हैं हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत बुरी हालत रही है, बहुत बुरी हालत। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये सारी चीजें दिखलाई कि भाई ये हालात है, यहाँ के हालात खराब है, वहाँ के हालात खराब है। बाहर से तो हमको फुटेज लाने तक नहीं दिया जा रहा था, बाहर से पूरी तरीके से बैन था, बहुत बुरी हालात थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना पे कंट्रोल पाया है, ये ऐतिहासिक जीत इसको आप कह सकते हैं। जिस तरीके से एकदम से ग्राफ कोरोना का गिरा है, ये किसी भी देश में इस तरीके से कोरोना पे कंट्रोल नहीं किया गया। यही चीज मैं समझना चाह रहा हूँ ना शमसी आजाद साहब, जब कोरोना के ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया है, आपको लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अच्छा काम किया है, तो फिर उनको जगह पर किसी और को रिप्लेस करने की क्या जरूरत थी? अभी तो हम सेकेंड वेव से लड़ ही रहे हैं। लेकिन हम उससे अच्छा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम जिसको बना रहे हैं हर्षवर्धन जी की जगह वो उससे बेहतर काम कर सके। नहीं तो कोरोना काल के अंदर अगर आप एक हेल्थ मिनिस्टर चेंज कर रहे हैं तो कम से कम ये तो समझिएगा कि कोरोना काल के अंदर सेकंड वेव अभी पूरी तरीके से गई नहीं है। रोजाना अभी भी मामले सामने आ रहे हैं। पहले थोड़ा सा कम हो जाने दिया जाता, उसके बाद में फिर चेंज हो सकता था। ऐसे तो नहीं है कि ये लास्ट टाइम है। जहां 5 लाख के ऊपर केसेस थे वहां ना के बराबर 2-4-5 हजार तक सिमट के रह गया था ना। बड़ी जनसंख्या का बड़ा देश है भारत, इतनी बड़ी जनसंख्या है और वहां पे अगर 2,000-4,000 का मामला आता है तो समझिए ना के बराबर है। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब ना के बराबर केसेस हैं तो इसका मतलब कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने अच्छा काम किया है, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अच्छा काम किया है तो फिर उनको हटाने के पीछे वो जो आ क्या है। हर्षवर्धन जी ने बहुत ही अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया है और उनके कामों को लेकर हिंदुस्तान में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी चर्चा हो रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हम उससे बेहतर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हो सकता है जो आने वाला स्वास्थ्य मंत्री हो वो इससे बेहतर काम कर सके। वो तो क्या बेहतर के चक्कर में बेहतरीन को खो दीजिएगा? जो हालात बिगड़े हुए थे आप सेकंड वाले उसमें आप देख लिए कोरोना में, तो हो सकता है तीसरे वाले में ऐसे हालात ना पैदा हो सके। युवा जब आता है तो अपनी शक्ति के साथ आता है, तो हो सकता है
हर्षवर्धन जी के साथ मिलकर वो काम करे। हमने हर्षवर्धन जी को हिंदुस्तान के बाहर तो नहीं भेज दिया, हमने हर्षवर्धन जी को मना तो नहीं कर दिया कि आप कोई राय नहीं दे सकते, कोई मशवरा नहीं दे सकते, पार्टी में बने, हो सकता है उनको संगठन में जगह दी जाए, हो सकता है नए स्वास्थ्य मंत्री जो है, नए जो मंत्री हैं उनके साथ मिलकर तालमेल बनाकर काम कर सके। तो इनका तजुर्बा और उनका युवापन दोनों मिलकर जब काम करेगा तो हो सकता है कि हिंदुस्तान में आने वाली तीसरी लहर पर हम पूरी तरीके ठीक है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री की बात हो गई, मैं इसके बाद एजुकेशन के ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। खेल मंत्री आगे पहले तो उनको सुन लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। हो गया, आगे बहुत सारे अफसर आएंगे, आप सबसे बातचीत करने का। अनुराग ठाकुर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, मुकम्मल बात उनसे नहीं हो पाई है, लेकिन एक बार फिर से अपने गेस्ट का रुख करते हैं। मनोज कुमार जी, एक चीज़ मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि बीजेपी कह रही है कि हमने कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सेकंड वेव को हैंडल किया है, सब कुछ अच्छा रहा है और डॉक्टर हर्षवर्धन ने अच्छा काम किया है। बावजूद इसके अगर हर्षवर्धन साहब को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार नहीं, इससे पहले भी आप याद कर सकते हैं, इससे पहले भी थे वो, और दूसरी बार अगर इस तरह से हुआ है तो ये सवाल उठता है कि क्या डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है कि भाई जो भी अगर मिसमैनेजमेंट रहा है तो डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर छोड़ दिया जाए? देखिए, कोरोना काल और कोरोना के संक्रमण में जी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, बहुत कम लोग होंगे जी जो मुझे लगता है कि घर से बाहर नजर आए होंगे। अब घर के बाहर भीतर रह करके और शीत रूम में बैठ करके अगर कहीं से वो डाटा उपलब्ध कराए हो तो वो अलग बात है। लेकिन आप लग रहा है सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, आपने देखा नहीं लग रहा है। हमारे यूपी के सीएम कोरोना संक्रमित होते हुए भी, यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कोरोना संक्रमित होने के बाद भी जनता के बीच में गए हैं, गांवों में गए हैं, हॉस्पिटल का दौरा किया है और लोगों के बीच में जाकर हिम्मत चढ़ाई है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप अपने यहाँ किसी नेता का नाम बता दें, आप बता दें कि राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सोनिया संक्रमण काल में लगातार मैं बिहार में रहा हूँ और बिहार में रहकर जो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सरकार उनकी है, उसके बावजूद भी कोई ऐसा ना मंत्री, ना सांसद और ना विधायक अपने संसर्गित क्षेत्रों में कोरोना के ऊपर काम किया हो। तो जो लोग काम ही नहीं किए हैं उनको कहां से यथार्थ की जानकारी होगी? निश्चित रूप से रूम में बैठकर डाटा तैयार करके अपने मंत्रियों को और प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया होगा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। हकीकत ये है कि नरेंद्र मोदी जी को जो पूर्णतः पूरी जानकारी पूरे राष्ट्र के संदर्भ से मिली होगी और तमाम राज्यों से मिली होगी, उसी का प्रतिफल था कि डॉक्टर हर्षवर्धन को बाहर जाना पड़ा है। तो आप नॉन परफॉर्मिंग के आधार पे कह रहे हैं तिवारी जी, आपका इसका मतलब ये कहना है कि आप नॉन परफॉर्मिंग के हिसाब से कह रहे हैं कि उनका जो पत्ता कटा है वो नॉन परफॉर्मिंग के हिसाब से कटा है? तिवारी जी को असल में थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। तिवारी जी ने अपने किसी नेता का नाम नहीं बताया कि कोरोना काल में हमारे राहुल गांधी भी किसी गांव का दौरा किए हो, प्रियंका गांधी ने दौरा किया हो, सोनिया गांधी ने दौरा किया हो, या किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने जमीन पर उतर के कोई काम किया हो। बयान देना विपक्ष का काम है। काल में सिर्फ और सिर्फ, जरा मेरा शब्द याद कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और अन्य दलों के लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया है महोदय, सिर्फ कांग्रेस ने काम किया है। आपके मंत्री तो शीत रूम में बैठने वाले लोग हैं। मुझे दूसरी बात, एक बात बता दीजिए, अपने किसी ऐसे नेता का नाम बताइए जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं। सब लोग शीत रूम में बैठकर राजनीति करने वाले लोग हैं। और आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबसे पहले नाम सुनिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम सुनिए। परीक्षा के प्रतिभागियों से अगर महोदय सवाल कीजिएगा कि मान्यवर वर्तमान सरकार के मंत्रियों का नाम बता दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रतिभागी बता पाएगा। यह इस बात के लिए काफी है कि ये लोग कितने पॉपुलर हैं, कितने जनता के बीच में जाते हैं। अब देखिए, मैंने बोला है 10 वर्षों का शासनकाल, सुन लीजिए, 10 वर्षों के कांग्रेस का शासनकाल निश्चित रूप से हमारी कुछ कमियां रही होंगी, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उन्होंने सरकार बनाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने सड़क पर लाठी डंडा खा के कमी सबसे पहले ये रही है कि जनता जागरूक हो गई है। आपकी कमियों को उन्होंने जो है तो पूरी नहीं, तिवारी जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखा जाएगा। तिवारी जी, एक बात बताइएगा, आप बहुत बात कह रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। सर, 100 के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है
वो जमाना भी हमने देखा है कि जब सिर के ऊपर सिलेंडर रखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है प्रदर्शन किया करते थे। आपके लोग कहाँ हैं, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? लगातार महंगाई बढ़ रही है, बताइए हमको। कार्यकर्ता नहीं शहबाज भाई, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास संगठन नहीं है, इनका पूरी तरीके से नहीं, 100 के ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है। कहाँ पर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने? मुझे कोई एक किसी जगह का नाम बता दीजिए। आज दिल्ली के अंदर 100 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया है। संगठन जब इनके पास खत्म हो चुका है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुनिएगा, माता पार्टी शहबाज भाई में ठीक है, मैं आजाद साहब आ रहा हूँ, मैं आजाद साहब आ रहा हूँ, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं जी। आप कागजों पर देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ। अभी हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे, लेकिन तिवारी जी, पार्टी बड़ी होने से तो तभी होगा ना फायदा जब जनता के लिए काम करेंगे। सड़कों पर तो उतरिए ना। कांग्रेस कहां दिख रही है? ट्वीट कर देने से सरकार नहीं चलती है ना, या फिर संगठन नहीं चलता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेस कहां सड़कों पर उतरी हुई है? आज महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। पेट्रोल, सुनिएगा तिवारी जी, तिवारी जी, कागजों पर है। मनोज कुमार तिवारी जी, लिसन टू मी। मनोज जी, आज पेट्रोल 100 के ऊपर हो गया है। महंगाई के तौर पर अगर देखा जाए तो एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है, सीएनजी महंगी हो गई है, दाल महंगी हो गई है। मैं ये चीजें उंगलियों पर गिना रहा हूं। कांग्रेस कहां पर प्रदर्शन कर रही है? मुझे बताएं कौन से राज्य के अंदर प्रदर्शन हो रहा है? आप चाहे मंत्रिमंडल में किसी को बना लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को भी कुछ मंत्रालय दे दीजिए। उसके बावजूद तिवारी जी, हमारे सवाल को गोलमोल गोलमोल कर दे रहे हैं। तिवारी जी, आपको आवाज हमारी? आप जितना बोलना है बोल लीजिए। मनोज कुमार तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? बावजूद आपको कहते हैं कांग्रेस लीडर मनोज तिवारी जी, आप हमको सुन सकते हैं? मनोज कुमार तिवारी जी, उनकी आवाज जो है सत्ता से पदार्पण हुआ तो आने वाले कई पीढ़ियों के बाद बच्चे पढ़ा करेंगे। अरे सर, ये मंच नहीं है। ये रैली का कोई मंच नहीं है कि जिसके ऊपर लगातार बोलते चले जाएंगे। कम से कम सुनिएगा दूसरे की बात। उतना उनको बोलना है और कुछ बोल भी नहीं अभी तो कांग्रेस के जो कार्य थे। मनोज कुमार तिवारी जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? शहबाज भाई, हमारी बात सुनिए। कोई नई सोच बताइए। मनोज कुमार तिवारी जी, मनोज कुमार तिवारी जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तिवारी जी देखिए, मैं जो भी डिबेट करता हूं, मेरा एक मकसद सिर्फ इतना होता है कि सबको आसानी से सुना जाए। जी सलाम का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो भी बात अपनी रखे वो मुकम्मल तरीके से रखे और एक एक करके सबको मौका दिया जाता है। मैं हो सकता है शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी, इसलिए मैंने दोबारा चेक किया है। मैं ये कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज कहां पर प्रदर्शन मुजाहरा किया है? आज पेट्रोल के दाम 100 के पार दिल्ली जैसी जगह में पहुंच गए हैं और इसके अलावा सीएनजी लगातार बढ़ती चली जा रही है, दाल बढ़ गई है, रसोई गैस बढ़ गई है। कहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? सड़कों पर तो है नहीं कांग्रेस, जैसे हम देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर पर सिलेंडर लेकर घूमती थी। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, संगठनात्मक रूप से जी निश्चित रूप से कांग्रेस में बहुत सारे बदलाव होना लाजमी है। हम विपक्ष में हैं और जिन राज्यों में हमारी भूमिका विपक्ष के रूप में है, पूर्ण रूप में हम सड़कों पर हैं। दूसरी बात, आप कोरोना काल से देख लीजिए, जो भारत आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है इस संक्रमण में। तो हिंदुस्तान के उन राज्यों में जहाँ भी हमारी सरकार है और जहाँ हम विपक्ष में हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे बड़े बड़े नेता इस कोरोना में लोगों की सहायता में रहे, लोगों की आवश्यकताओं की यथासंभव जो उनकी मदद हो सकती है उस मदद में लगे हुए हैं। दूसरी बात, देखिए, जहां तक सवाल सत्ता का है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सवाल सत्ता से किया जाता है और अपेक्षा भी सत्ता से ही होती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार और सरकार के द्वारा जो क्रियान्वयन किया जा रहा है या जो उनकी कार्य पद्धति है उसके ऊपर हमारा सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि हम अपनी विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं। एक बात मैं आपको, मैं वही चीज में समझना चाह रहा हूँ तिवारी जी, वही चीज में समझ रहा। राहुल गांधी जी के अलावा किसी और का ट्वीट हम देख पाते नहीं है कि राहुल गांधी जी के अलावा किसी ने इस तरह का ट्वीट भी किया। और ट्वीट करने से सिर्फ अपनी जो कार्यशैली है वो पूरी हो जाती है कि अपना कार्य पूरा करके भाई मैंने ट्वीट कर दिया, दैट्स इट। कम से कम सड़कों पर उतरिए, मुजाहरा कीजिए, घेराव कीजिएगा, कलेक्ट्रेट पर जाकर बताइएगा कि यहाँ पर कितने महंगाई हो रही है। 100 रुपए में आदमी कैसे काम करेगा? 100 रुपए लीटर अगर पेट्रोल डालेगा तो आम आदमी जो अपनी बाइक से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है वो कैसे करेगा? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ जी,
आप बताइए, मोदी सरकार और मोदी सरकार ने कोरोना के संक्रमण काल में बिहार देख लीजिए, क्योंकि मैं बिहार से आता हूं और वहां लगातार रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जांच की प्रक्रिया थी या कोरोना के जो संक्रमित रोगी थे उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो किसी वहां सुविधा उपलब्ध नहीं थी। प्राथमिक चिकित्सालयों पे जो जांच किट है उसकी उपलब्धता नहीं थी, डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। यही तो क्रियान्वयन का तरीका है और यही इनका क्रियान्वयन है। तो सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बारंबार राहुल गांधी पर ठीकरा फोड़ती है। मुझे लगता है राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, सरकार के मुखिया नहीं है, और सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष से सवाल कर रही है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है कि सत्ता पूछ रहा है सवाल विपक्ष से। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? ठीक है, ओके, मैं सर आपके पास आऊंगा। शमसी आजाद साहब, तजुर्बे की बात कही जा रही है, परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात की जा रही है, एज फैक्टर यहाँ पर कहा जा रहा है, और एज फैक्टर की जब बात आती है तो माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का जहन जो चेहरा है वो मेरे जहन में आ गया है। हमको मालूम है कि इस वक्त मुल्क की क्या स्थिति है, जीडीपी कहाँ पर पहुंची हुई है। मुझे कोई एक फैक्टर बता दीजिएगा कि निर्मला सीतारमण जी अपने ओहदे पर इस वक्त बनी हुई हैं, उनके अंदर उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है कि किसके बिना पर उनको अभी तक कैबिनेट के अंदर रखा गया है, अगर यही आधार रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं तिवारी जी की बात का जवाब दे दूं जी कि कांग्रेस से आपने सवाल किया था कि कांग्रेस आज सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दे रही जी। कांग्रेस के पास संगठन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 4 आदमी की पार्टी इस वक्त कांग्रेस है, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और ले देकर इनके वाड्रा साहब, दामाद, बेटी, लड़का, और ये 4 आदमी मिलकर जब कोई भी पार्टी चलाएंगे तो उस पार्टी में संगठन एकदम काम नहीं करेगा, कार्यकर्ता उससे जुड़ेंगे नहीं, और कार्यकर्ता पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को किनारे कर चुके हैं, दरकिनार कर चुके हैं, पूरी तरीके से नकार चुके हैं। आज इनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, इनके पास जब संगठन नहीं है तो ये आवाज क्या बुलंद करेंगे। सिर्फ आपने जो सही कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के ट्वीट करने से, प्रियंका गांधी के ट्वीट करने से कोई बात नहीं हो सकती, बेशक ये बात सही है, और आज ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, छटपटा रहे हैं, ये सवाल नहीं करते, ये इल्जाम लगाते हैं। इनको धन्यवाद करना चाहिए माननीय मोदी जी का कि जिस तरीके से इतनी बड़ी बीमारी जो आज भी विदेशों में फैली हुई है, हिंदुस्तान में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन विदेशों में आज भी ये बीमारी पूरी तरीके से फैली हुई है, और हमने सेकंड खत्म करके थर्ड पे कंट्रोल करने की तैयारी शुरू कर ली है। हमने जो है परिवर्तन जो किया है वो एज फैक्टर को लेकर किया है और किसी वजह से नहीं किया। बाकी जो काम सीतारमण जी कर रही है तो वो कुछ काम ऐसे हैं कि अगर उनको हटाया जाएगा तो वो काम हो सकता है कि अधूरा रह जाए। तो अधूरे काम को पूरा करने की मैंने आपको पहले ही बताया था कि हो सकता है कि दोबारा भी परिवर्तन किया जाए। तो हो सकता है कि दोबारा के परिवर्तन में सीतारमण जी को हटाया जाए या हो सकता है फिर उनको लिया जाए, क्योंकि देश जिस दौर से गुजर रहा है तो वो एक अच्छे मंत्रालय में है, और उनका मंत्रालय ऐसा है कि उनको अगर बीच से हटा दिया जाएगा तो बहुत से जो काम चल रहे हैं, बहुत से जो प्रोग्रेस हमारे चल रहे हैं, हो सकता है कि उनमें बाधा उत्पन्न हो। ठीक, इस वजह से उनको दोबारा मौका दिया गया है। यही चीज तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यही बाधा तो उत्पन्न हो सकती है ना वजारत सेहत के अंदर भी, हेल्थ मिनिस्टर के अंदर भी, तो यही चीज सामने आएगी कि भाई अभी कोरोना काल चल रहा है, थर्ड वेव आने वाली है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगस्त तक वो आ जाएगी, तो कम से कम उस वेव का, कोरोना काल खत्म होने का इंतजार कर लिया जाता। तो इंतजार कर लिया जाता, लेकिन और मंत्रालय भी हमको विस्तार करना था, तो एक साथ करना था विस्तार, एक एक करके दो करके तो रोज नहीं किया जा सकता ना। एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। और माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश जब 43 हुए थे तो 44 हो जाते ना, स्पेशल 44 हो सकते थे, उसके अंदर एक यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी चेंज हो सकते थे। सब कुछ टेक्निकल पॉइंट होता है, हो सकता है कि आगे परिवर्तन किया जाए, हो सकता है कि दोबारा मौका दिया जाए। सीतारमण जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खराब काम कर रहे हैं, देश की जीडीपी को खराब कर रही है, देश का जो है विकास रोक रही हैं, तो उनको भी दोबारा मौका दिया गया तो कुछ ना कुछ वजूहात रही होंगी। ये अंदर की बात है, पार्टी की अपनी भी कुछ बातें होती है जो हम लोगों को नहीं बताई जाती हैं, लेकिन वो जल्द ही क्लियर होकर सामने आएगी। जब उनका काम आप देखेंगे कि हाँ देश तरक्की की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है, तब समझ में आएगी जनता की कि हाँ भाई सीतारमण जी का जो है तो क्यों नहीं इस्तीफा मांगा गया, क्यों उनको दोबारा से बनाया गया। जी ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। मनोज तिवारी जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि देखिएगा उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और सब आप भी ये मानते हैं, तमाम लोग इस चीज को मानते हैं कि हर चीज का जोड़ तोड़ समीकरण गुणा भाग करने के बाद ही बहुत अहम तरीके से यहाँ पर जो छोटे दल हैं उनसे भी जो मिनिस्टर्स हैं वो चुने गए हैं, फिर चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर उधर से पशुपति पारस की बात कर ली जाए। क्या हम ये मानकर चल लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में और आने वाले वक्त में और जगह पर अगर चुनाव होते हैं तो उसका सीधा असर पड़ेगा
इस कैबिनेट को सफल किया गया है, सीधे तौर पर अपनी तरफ लोगों को रागिब करने के लिए भी ये कोशिश है। क्या हम ये भी मानकर चले कि 2022 के बाद सीधे 2024 का लक्ष्य एकदम हासिल करना है और इसलिए चेंजेस किए गए हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, वर्तमान की परिस्थिति है, मेरे साथी भाजपा के प्रवक्ता हैं जी, उनका मैं दो पहले जवाब देना चाहता हूं और मुझे समय चाहिए। पहली बात, इस संगठन के रूप में उनका एक सवाल था, बड़ा हास्यास्पद बात बोल रहे थे वो जी। कांग्रेस के संगठन के बारे में बहुत चिंतित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आजाद साहब आपका कि हमारे दल के संगठन के ऊपर आप बहुत ज्यादा चिंता रखते हैं। तो मैं जरा उसका जवाब सुन लीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपने सुना नहीं मेरी बात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक महोदय, हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहां आपकी उपस्थिति 0 है, 0 है, आप नगण्य है, आप नहीं है। और हिंदुस्तान के बहुत ऐसे गांव, हजारों गांव हैं जहां आप कहीं है ही नहीं। ये आपका संगठन है। दूसरी बात, कांग्रेस के बारे में अब आ जाइए। निश्चित रूप से सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, संगठन की परिभाषा बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सब आज की तारीख में हम सरकार में नहीं है, 6 वर्षों से ही नहीं है महोदय। 40 साल तक हम सत्ता में रहे हैं, महज 6 वर्ष से सत्ता में नहीं है। अब आप गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। जरा आपकी गलतफहमी को मैं तोड़ता हूँ। आज की तारीख में भी हिंदुस्तान का कोई ऐसा गांव बता दीजिए जहां कांग्रेस नहीं हो। यही तो आप में और हमारे में अंतर है। कार्यकर्ताओं का जहां तक सवाल है महोदय, उत्तर प्रदेश पर आ जाइए। चुनावी चर्चा हो रही है जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, विगत 31 वर्ष से, जरा ध्यान दीजिएगा, 31 वर्षों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले, हर प्रत्येक जिलों में कांग्रेस का एक सशक्त संगठन है। और 31 वर्ष सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी कांग्रेस वहां सड़कों पर है। अरे अभी तो आपकी उत्पत्ति हुई है, आप इतना दम भर रहे हैं। 10 साल सत्ता में नहीं रहिएगा, आप भी भाजपा छोड़ के भाग जाइएगा। हमको पता है ना, टीवी पर दूसरे चैनल पे आप मिलिएगा कहीं तो दूसरे दल से मिलिएगा। ये फर्क होता है कांग्रेसी और भाजपाइयों में। आप उसको चिंता न करें, आप अपना संगठन बताएं। कांग्रेस के लोग वैचारिक रूप से अपने दल के प्रति प्रतिबद्धित है। वो इसलिए होते हैं कि जब राष्ट्रगान होता है, जनगण मन, तो जब राष्ट्रगान होता है तो प्रत्येक कांग्रेसी का रोंगटा खड़ा हो जाता है। ये राष्ट्रभक्ति है। तो जो राष्ट्रभक्त होगा वो कांग्रेसी होगा। अब आप राष्ट्रभक्ति का मर्यादा को लांग रहे हैं। आप आरोप लगाने के बजाय, आप राजनीति से बजाय आप पर्सनल पे आ रहे हैं। अब आप यहाँ देश का सर्टिफिकेट नहीं, तो आपके पास रहेगी नहीं, हमको पता है। कांग्रेस ही रहेगी, आप नहीं रहिएगा महोदय। ये वाकई में ये आत्मविश्वास है। ये मनोज तिवारी जी, आपका आत्मविश्वास बोल रहा है कि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आप आएंगे। आपको इसके लिए एडवांस में मुबारकबाद देंगे। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ठीक है तिवारी जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आजाद साहब, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, बहुत ही साफगोई शब्दों में हमारे नाज़रीन को बताइएगा आप कि इतने सारे जो कैबिनेट के अंदर हमने चेंजेस देखे हैं और कई सारे लोगों को हमने देखा है कि जो इनका प्रमोशन हुआ है, चाहे हम अनुराग ठाकुर साहब को देख ले या फिर और जितने भी लोग हैं। क्या हम ये मानकर चले कि ये जो कैबिनेट है ये यंग कैबिनेट है और इसके अंदर ओबीसी का सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखा गया है, जो जातीय समीकरण है उसके ऊपर भी खास ख्याल रखा गया है? सबसे पहले मैं मनोज तिवारी जी की 2-3 बातों का जवाब दे दूं। जो वो देशभक्ति की बात कर रहे थे कि जब राष्ट्रगान होता है तो कांग्रेस का रोंगटा खड़ा हो जाता है। अरे देश को धरातल पे ले जाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग आज कह रहे हैं कि 10 साल के बाद हम आएंगे। इतने साल थे तो जनता के बीच में रहते, जनता के साथ होते, जनता इनकी क्यों नकार देती? खैर, मनोज तिवारी जी की बात है, पार्टी कार्यकर्ता अपनी बात करेंगे। तो अभी आप जो बात कर रहे थे युवाओं को तरजीह देने का, और हमारे यहाँ देखिए सबका साथ सबका विकास का नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सभी जाति के लोगों को लेके, सभी धर्मों के लोगों को लेके, सभी बिरादरी के लोगों को लेकर के ये बड़ा सब मंत्रिमंडल जो है बनाया गया है। उसमें युवाओं को भी रखा गया है, महिलाओं को भी रखा गया है, उत्तर प्रदेश को भी रखा गया है, महाराष्ट्र को रखा गया, सारे स्टेट को रखा गया है, सारी बिरादरी को रखा गया, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी लोगों को रखा गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी को रखा गया, एक बिरादरी को रखा गया, दूसरे को नहीं रखा गया। हम सबका साथ सबका विकास का मतलब ही यही है कि सबको साथ होकर चलना है। और उसी पर काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। ये आने वाले चुनाव पे आप इसको समझ सकते हैं। आप ही कनेक्शन के दम पर तो चल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर वो भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर
5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम होने चाहिए। हर बिरादरी, हर जात को, हर मजहब को मौका मिलना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जैसे छोटे छोटे दल जब चुनाव आता है तो अपनी जमीन तलाश करने के लिए ऐसे ही बयान देते हैं। जिनका अपना कोई आधार न हो तो अपनी रैली में के आधार पे 3000 आदमी जमा न कर पाए, वो डिप्टी सीएम और सीएम की बात करके उनका क्या होता है? उनकी बात का कोई नहीं है और उनकी बात को भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकारती है। उनकी बात का कोई महत्व नहीं ना, हम उनकी बातों को बहुत ही सीरियसली लेते हैं। मनोज तिवारी जी आपकी बातों को सुन रहे तो हमारी बातें सुन लीजिए। कांग्रेस कह रही कि हमारी सरकार यूपी में आएगी, राजभर कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, ओवैसी जी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, कह रही है हमारी सरकार आएगी। और सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव जी ने तो कल ऐलान प्रमुखी जिताएगा, उसको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। और उसका ये हुआ है कि आज जो है 70 लाखों पर जंग छिड़ गई है जी। आज जो है ये बयान जो ब्लॉक प्रमुख जिताएगा, जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में योगदान अच्छा करेगा, जिसका योगदान अच्छा रहेगा उसको विधानसभा में टिकट दिया जाएगा। ये खबर जैसे ही उनके कार्यकर्ताओं को मिली है, वो सुबह से ही उन्होंने जो है लाठियां लेकर और बंदूक लेकर, कट्टा लेकर पूरी तरीके से ब्लॉक पे पहुंच गए हैं। गाड़ियां तोड़ी गई है। पूरे प्रदेश में आप देख लें कि आज किस तरीके से खूनी खेल खेला गया है। ये सिर्फ सबसे समाजवादी पार्टी की देन, जो अखिलेश यादव ने कल बयान दिया था उसका नतीजा आज देखने को मिला है। यही वजह है कि जनता ने अखिलेश यादव का नारा जो था उसको भी किनारे कर दिया और अखिलेश यादव को भी किनारे कर दिया। ठीक है तिवारी जी, लगातार हम अपनी बात आप रख रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जी सलाम के जो दर्शक हैं, जो नाजरीन हैं, वो बहुत संजीदा होकर इस डिबेट को देखते हैं। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप दोनों मेहमानों से, जब एक शख्स बोल रहा हो तो कम से कम दूसरा उसकी बात को बहुत इत्मीनान के साथ सुने। यहाँ पर बहुत आराम से बात हो रही है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप अपनी बात रखिए। तिवारी जी देखिएगा, मेरा सिर्फ एक मानना है कि जब तक हम बात सार्थक नहीं करेंगे तो पब्लिक की, आवाम की समझ में नहीं आएगी। वो 1 मिनट में चैनल चेंज करने के लिए तैयार रहता है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि बाकी और जगह पर चिल्लम चिल्ली चलती होगी, मैं अपने डिबेट में बिल्कुल चिल्लम चिल्ली नहीं चाहता हूं। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतनी मांग है, मुतालबा है कि एक करके अपने आप बात रखिएगा। तिवारी जी देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा को हम देख रहे हैं बहुत मेहनत कर रही हैं। उन्होंने अलग अलग जगह पर जो कारकुनान हैं उनसे बात करती हैं, वो कार्यकर्ताओं से बात करती हैं और वो समझ भी रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी से, एक ऐसी पार्टी से जो इस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा कहती है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का संगठन अपने आप को कितना मजबूत पा रहा है और क्या आने वाले वक्त में भविष्य के अंदर छोटी पार्टियों से या किसी बड़ी पार्टी से वो कोई अलायंस कर सकता है? देखिए, तो बड़े नेताओं को तय करना है कि गठबंधन किससे होगा, कैसे। जो समान विचारधाराओं के लोग हैं। देखिए, कांग्रेस किसी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती है। सीधी सी बात है कि जो समान विचारधाराओं के लोग होंगे, जिनका इस राष्ट्र से संसर्ग होगा और प्रदेश के विकास के प्रति कटिबद्ध होंगे, ऐसे लोगों से हमारा समझौता होगा। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होना है, हम अपने सांगठनिक क्षमता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत दिनों से कांग्रेस सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सलाम है जिन्होंने लगातार लंबे वर्ष तक संघर्ष किया है जी। और हम प्रत्येक जिलों में देखिए, 75 जिलों में जहां जहां हमारे जो भी सरकार की गलत नीतियां हैं, जो जनहित में नहीं है, उसका सड़कों पर उतर करके हम विरोध कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की सड़कों पर और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। और हमारा विश्वास है कि अगर जनता क्रियान्वयन और कार्य पद्धति और विपक्ष की भूमिका के रूप में हमारी सक्रियता को अगर ध्यान में रखेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है शमसी आजाद साहब, अब मैं नेक्स्ट मिनिस्ट्री पर आता हूं और मैं समझना चाहूंगा आपसे एजुकेशन मिनिस्ट्री के बारे में। रमेश पोखरियाल निशंक हाल ही में बनाए गए थे और वाकई में उनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ में जो फैसले लेने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से फैसले लिए हैं, ग्रेडिंग सिस्टम तैयार किया है, बहुत सारे जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल किए हैं और तकरीबन इस 1.5 साल के अंदर, कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोगों की, बच्चों की जो पढ़ाई है उससे मुतासिर हुई है। क्या ये मान के चला जाए कि आने वाले वक्त में जो भी जिम्मेदारी हाल में बनाए गए एजुकेशन मिनिस्टर को दी जाएगी, क्या वो उसको पूरी तरीके से निर्वहन कर पाएंगे कि ताकि बच्चों का जो पिछला जो कोर्सेज है वो कंप्लीट किया जाए या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सबको तरीके से मुकम्मल तरीके से कराया जाए? 100%। देखिए, मनोज तिवारी जी जैसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन सिर्फ चुनाव के मोड पे रहती है, ऐसा कतई नहीं।
जी भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और जनता के स्वास्थ्य, जनता की शिक्षा, जनता का रोजगार, सारी चीजों का ख्याल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े मंत्रालय का उन्होंने किस तरीके से एक ही झटके में सफाया कर दिया बड़े से बड़े मंत्रियों का, कि लोग हैरानजदा हैं कि भाई इतने बड़े मंत्री को भारतीय जनता पार्टी किनारे कर सकती है। तो सिर्फ इसलिए किया गया है कि दूसरों को मौका दिया जाए, उसको जो है उससे अच्छा बेहतर लाने की कोशिश किया जाए। और हो सकता है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कुछ जो फैसले लिए हैं उससे छात्रों का हो सकता है कि भला ना हो रहा हो, उन्होंने कंप्लेन की हो, या इस वजह से भी किया हो कि दूसरे जो नौजवान हैं उनको मौका दिया जाए, तो हो सकता है कि इससे बेहतर कर सके। क्योंकि जो आने वाली थर्ड वेव के बारे में बताया जा रहा है, आप देख लें कि एक तरीके से पूरी एक साल से पूरी तरीके से तलबा की तालीम जो है वो पूरी तरीके से मुतासिर हुई है। तो इस पर भी चिंता की जा रही है, इस पर भी जो है तो गहन विचार विमर्श किया जा रहा है, इस पर जो है वाद विवाद किया जा रहा है, किस तरीके से आने वाले वक्त में किस तरीके से एक प्रोफार्मा बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए कि बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन रहे, बच्चों के मुस्तकबिल पे किसी भी तरीके से आंच ना आए। इसी वजह से जो है तो उसमें तरह तरह से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कभी ऑनलाइन, कभी ऑफलाइन, कभी इसका रिजल्ट, कभी उसका रिजल्ट। तो उसी की वानगी में ये एक नया जो है मंत्रालय, इसका भी जो फेरबदल किया गया है। और इंशाल्लाह नए मंत्री जो आएंगे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो हिंदुस्तान के अवाम और हिंदुस्तान के तलबा को अपनी निगाह में रखकर उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। ठीक है मनोज तिवारी जी, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बच्चों की जो पढ़ाई मुतासिर हुई है इस कोरोना काल के अंदर, जिस तरह से कुछ बच्चों के पास इंटरनेट की सहूलियत नहीं थी, खासतौर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये ऐसे हालात पैदा हुए थे, और कुछ लोगों के पास आज भी स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन बावजूद उसके उनकी ना पढ़ाई हो पा रही है। ऐसे वक्त में आप क्या देखते हैं कि क्या सरकार का ये फेल्योर रहा है और जिसकी वजह से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी की गई है? देखिए, तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन मंत्रियों की छुट्टी की गई है, सरकार और मोदी जी स्वयं भी खुश नहीं है जी। उनके क्रियान्वयन का तरीका गलत रहा होगा जी। मुझे बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है। दूसरी बात, एक बात मैं आपको और भी कहना चाहता हूँ जी। देखिए, किसी भी मंत्री का, जो हमारे साथी बोल रहे थे कि बार बार मौका दिया जाता है, भैया ये देश है और देश में राष्ट्र की सेवा और जनता के हितों के लिए सरकार के किए जो कार्य हैं उनके क्रियान्वयन का तरीका मंत्री के द्वारा किया जाता है जी। अगर मंत्री उस मामले में खड़ा नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से उसको हटाना है। तो सरकार ही हटा रही है, इसका मतलब सरकार इस बात को कह रही है कि मैं इन मंत्रियों के कार्य और उनके कार्य के तरीके से खुश नहीं था। तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए हमारे साथी को। ये बार बार मौका देने का क्या मतलब है? कोई छुपा छुपी का खेल थोड़ी चल रहा है, ये देश चलाना है। और दूसरी बात, एक बात और है जो आपने कहा कोरोना काल में, देखिए थर्ड स्ट्रेन को बारंबार ये आशंका व्यक्त की जा रही है। मेरी गुजारिश है अपने साथी से कि वो अपने दल के और अपने मंत्री से बोले कि थर्ड स्ट्रेन के लिए सरकार की व्यापक तैयारी होनी चाहिए। जिस तरीके से जो हमारा अनुभव रहा है प्रथम और दूसरे जो अटैक हुआ था, तीसरे अटैक में वो प्रक्रिया न दोहराई जाए और सरकार जमीन पर काम करे, जमीन पर काम करके कम से कम उसका प्रभाव लोगों पर पड़े। थर्ड स्टेज में बच्चों को प्रभावित होने की बात है, इस तरीके का कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे देश पर न पड़े और दुनिया में हमारी किरकिरी न हो, यह इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा। ठीक है शमसी आजाद साहब, एक जो नारा दिया गया था, मोदी सरकार जब सेकंड टाइम में आई थी तो उसमें एक नारा दिया गया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उस नारे का क्या हुआ? क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि आई थिंक 77 वुज़रा जो है वो बनाए गए हैं। इस बार सेकंड जो अभी तौसी हुई है उसमें 15 काबीना वजीर है, 28 ममलिकत वजीर है और 43 वज़रा ने हलफ लिया है, तो टोटल मिलाकर 77 हुए हैं। अब वो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो फॉर्मूला था, क्या वो अब काम नहीं कर पाएगा? नहीं, काम कर पाएगा। देखिए, हम काम करने के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। काम, भारत जो है वो बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा देश है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक आदमी जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार जो है बहुत सोच समझ कर किया गया है। हम लोग को अगर पहले विस्तार करना था तो 1 साल में कर देते, 2 साल में कर देते, ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरीके से हमने जब देख लिया कि हमको मंत्रालय की जरूरत है, हमको अपने मंत्रालय का विस्तार करना है, उसके बाद ही एक हमारा जम्बो मंत्रिमंडल बनकर तैयार हुआ है। और कांग्रेस को छोड़कर हमारे ख्याल से, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है इल्जाम लगाने के अलावा कोई और बात नहीं रहती है। ये अपने नेता के बारे में सोचे, इनको जो सोचना है, और इनकी राय की जरूरत भी नहीं, जैसे ये कह रहे थे कि हम जाके राय दें, मशवरा दें। हमारे यहाँ उस पर सतह पे काम हो रहा है, जमीन पर काम हो रहा है। और हमने बहुत से हॉस्पिटल, बहुत से
ऐसी जगह पर तैयारी भी शुरू कर दी, आप पता लगा सकते हैं, या मनोज तिवारी जी जो है वो भी पता लगा सकते हैं कि जहां पर अभी एक भी मरीज नहीं है, लेकिन हमने वहां हजार बेड के हॉस्पिटल तैयार किए हैं। इस वजह से कि क्योंकि हमको जो है दूसरा जो लहर गुजरी थी जिसमें लोगों की मौत हुई थी, तो हमको ऐसा नहीं कि उसका अफसोस नहीं है, वो भी हमारे अपने थे। हमारी पार्टी के भी बहुत से विधायक, बहुत से सांसद उससे मुतासिर हुए हैं, बहुत से लोगों का इंतकाल हुआ है, तो हमको उसका भी अफसोस है, और हमारी बहुत सी जनता भी उसमें गई है, हमको उसका भी अफसोस है। तो हमको उन्हीं के लिए काम करना है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा शमसी आजाद साहब, कि जब कोरोना काल की सेकंड वेव आई थी और सेकंड वेव के अंदर हमने देखा था कि गंगा की रेती पर तमाम लाशें देखी गई थी, उसको बड़े बड़े हेडिंग के अंदर छापा गया था, तमाम अखबारों के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में वो तस्वीर छपी थी। क्या ये उसी का असर है, उसी का इम्पैक्ट है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की कुर्सी गई है? जो इसको मान सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो विपक्ष की साजिश थी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने निःशुल्क कर दिया था, फ्री कर दिया था कि दाह संस्कार हो, कब्रिस्तान हो, अंतिम संस्कार हो, कहीं पर भी आपका 1 रुपया नहीं लगना है, 1 चवन्नी नहीं लगना। लेकिन सर लाइनें तो लग रही थी ना शमसी आजाद साहब, पैसा भले ना लग रहा हो लेकिन लाइन तो लग रही थी ना, टोकन नंबर से नंबर आ रहा था। मेरी बात एक बार आप सुने कि आपके घर का मरीज है, आप उसको चाहे तो फेंक के चले जाए, चाहे लाइन लगकर उसको दफना दें। जब एक बेद मौत का ये मिसमैनेजमेंट था ना, इस बात को तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि मिसमैनेजमेंट था। उनके घर वालों की लापरवाही थी, जिन लोगों ने भी अपने अजीजों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को इस तरीके से गंगा में फेंका। जब शमशान घाट के अंदर नंबर नहीं लग पा रहा था तो ऐसे हालात पैदा हुए, तो ये मिसमैनेजमेंट कहलाएगा ना। मैनेजमेंट, फिर मैंने बताया शहबाज भाई, परिवार आपका है, आपसे बेहतर नहीं कोई समझ सकता कि आपका परिवार है। आप एक महीने तक हॉस्पिटल में रह सकते हैं, 1 साल लोग कोमा में रहते हैं, जिसका परिवार होता है वो उसकी देखभाल करता है, और आपके परिवार का अगर कोई मरता है तो आप उसको फेंक के चले जाते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर 1 दिन का वक्त लग रहा था, 24 घंटे का वक्त लग रहा था, तो 24 घंटा के इंतजार करके उसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकता था? इस तरीके से फेंक के चले आना, ये तो आपका मरीज है ना, आपका मुर्दा है, आपका परिवार है, आप उसको फेंक के चले तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं। सरकार ने तो जहां 2 शवदाह गिरे थे वहां 5 बना दिए, जहां 5 थे वहां 15 बना दिए। कब्रिस्तानों में जहां 2 लोग 4 लोग जो है कब्रें खोद रहे थे, वहां 20 लोगों को कब्रें खोदवाने के लगवा दिया। जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया कि किसी भी तरीके से जो है, तो इसका मरीज अगर मरता है, इनका कोई अपना मरता है, तो मरने के बाद की जो तकलीफ है वो सरकार ने भी कहा था कि हमको भी उसका अफसोस है, इसलिए उन्होंने जो है तो मुफ्त कर दिया था। और उसके बाद भी अगर कोई 2-4 जगह ऐसा होता है तो उसके लिए हमको अफसोस भी है, लेकिन जिम्मेदारी जिसका परिवार था उसकी जिम्मेदारी है। आपका परिवार, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार ने अफसोस जाहिर किया उस पर, सरकार ने व्यवस्था किया, सरकार ने इंतजाम किया। अच्छा, सिर्फ सरकार अफसोस जाहिर करती है, सरकार कुछ काम नहीं कर सकती? काम भी कर रहे थे सरकार, बताया तो आपको, सरकार मुफ्त कर दिया था उन्होंने। ठीक है, एक बैग ठीक है, आपने बहुत बेबाकी से शमसी आजाद साहब अपनी बात रखी, और हमारा सिर्फ मकसद इतना है कि आवाम की बात कही जाए, जो आवाम के सवाल होते हैं वो सिर्फ आपसे पूछे जाते हैं, इसको कोई पर्सनली ना ले इस चीज को। मनोज तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कुल मिलाकर जो मोदी काबीना की जो तौसी हुई है, उस काबीना तौसी को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि उसका जो विस्तार किया गया है उसके पीछे क्या वजूहात है, क्या उसके अंदर परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया है, या फिर एज फैक्टर को आधार बनाया गया है, या फिर जो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, क्या उस सियासी समीकरण को देखकर आधार बनाया गया है, ये समझने की हमने कोशिश की। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।